ना इनकार करते हो ना इजहार करते हो, ना इनकार करते हो ना इजहार करते हो। ये कैसी उल्फत वफ़ा है जो तुम बार बार करते हो। वाह। ना सुकून लेने देते हो ना चैन खोने देते हो, ना सुकून लेने देते हो ना चैन खोने देते हो, ना अपना बनाते हो ना किसी और का होने देते हो। हमसे पूछते हो हाल दिल हमारा, हमसे ऐ सनम हमसे पूछते हो हाल दिल हमारा, कि हम कैसे बताएं तुमसे ही दिल हारा। हो सके तो थोड़ा सुकून हमें भी पहुँचाओ, हो सके तो थोड़ा सुकून हमें भी पहुँचाओ, या बस हमारे हो जाओ। चले आओ अब तो चले आओ। वाह। नमस्कार, मैं हूँ रेनू सिंह और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ एक ऐसा युवा चेहरा है जो ना सिर्फ सपने देखता है बल्कि उन सपनों को जीना भी पसंद करता है। जी हाँ, हमारे साथ हैं मल्टीटास्किंग सोशल एक्टिविस्ट शाहीन शेख। शाहीन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी विधाओं में इनकी रुचि है। शाहीन एक अच्छी कथक डांसर हैं, शाहीन एक अच्छी एंकर हैं, शाहीन को शायरी लिखना बहुत पसंद है, वो ब्लड डोनर हैं, बहुत सारी रुचियां हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनकी विभिन्न प्रकार की रुचियों के बारे में जानेंगे। नमस्कार शाहीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके चैनल का और इंटायर टीम का, जिन्होंने इस काबिल समझा कि हमारी ज़िंदगी पे बात की जा सके। बहुत शुक्रिया। शाहीन, आपको बहुत लोग जानते हैं, एक शायरा के तौर पे जानते हैं। आप स्टेज पे जाती हैं और शायरी करती हैं, वाहवाही सुनती हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे उस शाहीन को, उस बच्ची को जो कलम उठाई और मन में आया कुछ लिखा जाए। कैसे शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत मैं बताऊं तो बड़ी अजीब सी हुई थी, बिना प्लान जिसको कहते हैं कि लाइफ ऐसे चली। मुझे याद है कि मैं 4 साल की थी जब मैंने पहला अपना प्रोग्राम किया था और वो दूरदर्शन में था। मैं स्कूल टाइम से काफ़ी एक्टिव थी, मुझे डांस करना बहुत पसंद था और उसका कारण मम्मी थी, क्योंकि उन्हें भी डांस बहुत पसंद था। तो अक्सर वो घरों में ना होता है कि हाँ माँ बेटी अपना करे जा रहे हैं, तो इस टाइप की चीज़ें चली थी। फिर स्कूल में मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी, तो वो करते करते दूरदर्शन तक गई। फिर उसके बाद से वो जर्नी चली। फिर दूरदर्शन में ये डांस प्रोग्राम्स, बच्चों के प्रोग्राम्स, ये सारे करते करते मुझे याद है कि मैं 4 साल की उम्र में 450 रुपये पहली मेरी अर्निंग थी जिसमें मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, अब होती है देखती हूँ तो। उसके बाद से फिर ये चीज़ें चली। फिर मैंने नुक्कड़ की, बहुत सारे लोग आर्टिस्ट जो थे, हम लोग एक एसोसिएशन हमारा था, वहाँ पे मैंने नुक्कड़ करा। उसके साथ ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। और फिर जब मैं 9th स्टैंडर्ड में आई तो मैं साइंस की स्टूडेंट थी। इस इत्तेफाक कहिए या क्या ही कहा जाए कि मैं जिस जगह पे थी, जिस मोहल्ले में थी, उसके पहले मेरा जब 9th स्टैंडर्ड था ना, तो उसके पहले कभी हाई स्कूल में कोई भी पहली दफ़ा में पास नहीं हुआ था ये सबसे बड़ा प्रेशर जो मेरे लिए था, और सभी आर्ट्स के स्टूडेंट थे। जब मैं आई 9th में तो ये हुआ कि पहले से एक अपनी जो सोसाइटी, ये जो हम पूर्वांचल वाले हैं ना, इनका एक माइंडसेट है कि अगर बेटी है तो डॉक्टर होगी, बेटा है तो इंजीनियर होगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि बच्ची है तो ये डॉक्टर ही होगी। तो मेरा डिसाइडेड था कि मुझे साइंस लेना है, ले लिया हमने, हो गया। अब जब मैं हाई स्कूल में आई तो आप यकीन जाने कि पढ़ाई से ज़्यादा सिर्फ ये टेंशन होती थी कि पास होंगी कि नहीं होंगी तो ऐसा होता था। खैर वो चीज़ें हुई एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र था कि पहली दफ़ा में मैं पास हो गई एंड मैं रो रही थी। पास होने के बाद मैं बहुत रोई थी, क्योंकि कुछ नंबर कम थे जो मुझे चाहिए थे उसकी अपेक्षा। रिश्तेदारी में लड्डुआँ बट रही थी, मोहल्ले में लड्डुएँ बट रही थी, घर में खुशियाँ हो रही थी। एंड आई सेड कि मैं मतलब उस टाइम ये सोच रही थी कि क्या ये सब सच में ठीक ठाक तो है, मतलब इतने कम नंबर पे इतना खुश कौन होता है। लेकिन फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, इन्हीं के लिए तो चाहिए था नंबर, ये खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ ये चीज़ें यहाँ से चली। फिर मैंने 9th में उसे ब्रेक करा। 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो मैंने ये सारी चीज़ें अपनी ब्रेक करी। फिर उसके बाद से 12th के बाद से मैंने DTU में एंट्रेंस दिया। उसके साथ ही यहाँ पे कुछ लोकल चैनल्स उस टाइम में आए थे, उसके पहले भी खुले थे, लेकिन उस टाइम में कुछ एंकर्स की खोज हो रही थी। सो आई थॉट कि चलो ठीक है, मम्मी ने कहा चलो जाके वहाँ पे ऑडिशन दे दो, ऑडिशन का टाइम चला था। मैंने कहा ठीक है, दे ही देते हैं। हालांकि 4 साल के ब्रेक के बाद थोड़ा डरी थी मैं।
फिर मैं वहाँ ऑडिशन देने गई और इधर एंट्रेंस क्लियर हुआ, उधर ऑडिशन क्लियर हुआ और फिर ये जर्नी साथ साथ चली। मैं आपको बताऊँ कि एक समय ऐसा हुआ कि जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लास्ट उसमें थी, तो उस टाइम में शहर में इतना मतलब ज़्यादा एक ग्लैमर वाली जो लाइफ होती है वो हम लोगों ने जी। बड़ी खुशी होती है इस बात को सोच के और बहुत शुक्रिया कहती हूँ मैं अपने शहर वालों का जिन्होंने बेतहाशा मोहब्बत दी। और उस टाइम में यहाँ का एक लोकल चैनल था जहाँ 6-7 प्रोग्राम बैक टू बैक सिर्फ हमारे ही आते थे। तो वो ऐसे वहाँ से ये सारी चीज़ें शुरुआत हुई, वहाँ पे एंकरिंग की शुरुआत, फिर न्यूज़ रीडिंग की शुरुआत, उसके बाद सस्पेंस के प्रोग्राम्स, ऐसे सारे चीज़ें चलती आई। साथ ही साथ लिखने की भी शुरुआत वहीं से हुई, क्योंकि मेरे फादर और मदर थोड़ा बहुत लिखते थे। लिखने की बात आपने की है तो चाहेंगे कि सबसे पहले आप शायरी सुनाएं, वो शायरी जब जो स्टेज पे जाते ही लोग वाह वाह कर उठते हैं। मैं ज़रूर सुनाऊंगी। उसके साथ ही मैं एक छोटी सी कहानी है उस शायरी के पीछे, वो आपको बताती हूँ। मैं एक बार मुझे इनवाइट किया गया एज अ गेस्ट कि मैम आप आएँ और एक मुशायरा है, बहुत बड़ा मुशायरा था और बहुत बड़ा स्टेज और बहुत बड़े बड़े शायर वहाँ आए थे। तो मुझे कहा गया कि मैम आप वहाँ आएँ एज अ गेस्ट प्लीज़। तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल आऊँगी। फिर मैं रास्ते में ही थी, तभी मेरे पास कॉल आई वहाँ से जिन्होंने बुलाया। ही सेड कि मैम आपको पता है जो लेडी शायरा थी हमारी वो नहीं आ रही हैं, किसी कारणवश उनका नहीं आना हो रहा है, और मैम प्लीज़ आप स्टेज पे चले जाइए और इज़्ज़त बचा लीजिए। अब मैं पूरे रास्ते ये सोच रही थी कि मैं वहाँ जाके कहूँगी क्या, क्योंकि मैं जो भी लिखती आई थी उसमें थोड़ा सा कभी तहत की प्रॉब्लम, कभी काफ़िया, मीटर, मैंने कभी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया था कि ये इसी तरीके से होना चाहिए। फिर जब मैं वहाँ गई और मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा लोग, एक अच्छा खासा भीड़, बहुत बड़ा सा मंच, बहुत बड़े बड़े शायर, तो आई थिंक कि यार मैं यहाँ कहूँ क्या, पढ़ूँगी क्या, क्योंकि मैं नर्वस हो रही थी। उस वक्त के लिए मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी हमारे लखते जिगर, हमारे छोटे भाई अजान साहब को, कि उन्होंने एक बहुत ही बूस्टर का काम किया मेरी लाइफ में। ये सेट कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब तुम एंकरिंग करती हो तो 10,000 लोगों की भीड़ होती है और वो 10,000 लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, तो तुम्हारे में क्वालिटी है। बस अब स्टेज पे जाओ, आंखें बंद करो, बूस्ट किया और जो भी तुम्हें आता है वो कर लो। वो मुशायरा मैंने पढ़ लिया, मुशायरा पढ़ा, मैं घर आ गई, अपने घर आई। मैं शायरी जरूर मैं उसी शायरी पे आ रही हूँ, मैं शायरी पे ही आ रही हूँ। मैं जब घर आई ना तो अगली सुबह मेरे पास फ़ोन आया वहाँ से और मुझे ये कहा गया कि शाहीन मैम आपको ढेर सारी मुबारकबाद, इस पूरी रात में ना सबसे ज़्यादा यूट्यूबर व्यूवर्स जो हैं वो आपके हैं। मतलब जहाँ लोगों को 7 लोगों ने देखा, 8 लोगों ने देखा, वहाँ 10,000 प्लस में मुझे देखा गया। और मैं शौक कि ये क्या हो गया, ना मीटर ना काफिया और उसी शायरी को इतना ज़्यादा वेटेज। और हुआ कुछ यूँ कि कुछ ही दिन बाद जो सेकंड टॉप था उस मुशायरे में वो था 10,000 व्यूवरशिप, और जो मेरे पास आया था वो था 6 लाख प्लस में। और ऐसा हुआ कि आखिर तक आते आते मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक करना पड़ा कि भाई बंद कर दो, अब तुम कितना कमाओगे, ये हाल हो गया। तो उसी को मैं ज़रूर यहाँ सुनाना चाहूँगी और वो मेरे बड़े दिल के करीब है और हर किसी को वो पसंद आया। तो वो लाइन कुछ यूँ थी कि ना इनकार करते हो ना इजहार करते हो, ना इनकार करते हो ना इजहार करते हो, ये कैसी उल्फत वफ़ा है जो तुम बार बार करते हो। ना सुकून लेने देते हो ना चैन खोने देते हो, ना सुकून लेने देते हो ना चैन खोने देते हो, ना अपना बनाते हो ना किसी और का होने देते हो। हमसे पूछते हो हाल दिल हमारा, हमसे ऐ सनम हमसे पूछते हो हाल दिल हमारा, कि हम कैसे बताएं तुमसे ही दिल हारा। हो सके तो थोड़ा सुकून हमें भी पहुँचाओ, हो सके तो थोड़ा सुकून हमें भी पहुँचाओ, या बस हमारे हो जाओ, चले आओ अब तो चले आओ। वाह शाहीन, हम जानना चाहेंगे ये तड़प, ये दर्द, ये एहसास, ये खुशी आपकी शायरी में आप कहाँ से लाती हैं? ये इसके पीछे कोई राज है? नहीं, ऐसा कोई भी राज नहीं जहाँ आप जाना चाह रही हैं। इसके पीछे सिर्फ एक राज ये है कि मैं शुरू से ना अपनी उम्र से हमेशा के ज़्यादा मतलब जो होते हैं ना, आप कह सकती हो कि 60 प्लस वाले लोग, उनके साथ में रही हूँ मैं। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके लिए मेरे फ्रेंड्स भी ये कहते हैं कि बहुत ही बोरिंग हो तुम शाइना, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब वो फ़ोन करते तो कहते हैं कि हाँ आंटी आप घर पे रहेंगी तो हम लोग आएंगे। तो ये एक होता है कि जब आप अपनी उम्र से
बड़ों के साथ में बैठते हैं तो बहुत सारे तजुर्बों के साथ साथ ना बहुत सारे एहसास खुद ब खुद आपको मिलते हैं, तो ये उन्हीं की देन है। ये तो रही शायरी की बात। अब लगे हाथ बात हो जाए ब्लड डोनेशन की। ब्लड डोनेशन, रक्तदान महादान, इस अभियान से आप कैसे जुड़ी और कितनी बार आप ब्लड डोनेट कर चुकी हैं? ये भी एक खुशनसीबी मैं मानती हूँ अपने लिए कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये मौका मिला। रक्तदान की शुरुआत हुई, मेरे पापा हैं उनकी तबीयत ख़राब हुई थी 2010 में, 10 के लास्ट में, तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे। तो उस वक्त में ब्लड डोनेट उनको भी मतलब ये था कि ब्लड चाहिए और हमारे पास कोई डोनर नहीं मिल रहा था। सो उस वक्त में मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मतलब कुछ भी हो सकता था मेरे फादर को, ऐसी कंडीशन थी उनकी। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, तो मैंने उस वक्त कहा कि मुझे ब्लड डोनेट करने दीजिए। एज़ अ बच्चा मैंने ये बात रखी, तो मम्मी सेड कि नहीं, तुम बच्ची हो, नहीं कर सकती हो। फिर भाई लोग थे, मौसी के बच्चे उन लोगों ने दिया ब्लड। बहरहाल पापा ठीक हुए, लेकिन वो एक चीज़ कसक जो थी ना, वो मेरे जहन में थी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप देने के काबिल हैं तो प्लीज़ दीजिए। और ऐसा कुछ नहीं होता जो मिथ बना हुआ है कि आप देते हैं तो आप कमज़ोर हो जाएंगे या फिर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। तो वो उस वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये है कि कुछ सालों बाद एक बार फिर मैंने अपने घर में इस बात की चर्चा की। तो एक आम माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप ने भी यही कहा था कि नहीं नहीं, खून नहीं देना भाई, तुम खुद ही बहुत वैसी हो, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें। तो आई बस कि चलो ठीक है भाई, पेरेंट्स है वो जो कहते हैं। मुझे शुरू से मुझे एक चीज़ जो बड़ी कूट कूट के मेरे अंदर भरी है, वो ये है कि मुझे अच्छी बेटी बनना है। एक होता है कि किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को एक्ट्रेस, नहीं, मुझे अच्छी बेटी बनना है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और मुझे लगता है कि हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, एज ए पेरेंट देख रहे हैं या बच्चे के तौर पे देख रहे हैं, तो उनको इस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि अगर आप एक अच्छा इंसान बनते हैं, एक अच्छी बेटी बनते हैं, एक अच्छी बहन बनते हैं, तो सारी चीज़ें बाद में हमें लगता है कि अपने आप साथ होती जाती हैं। अब बात करते हैं कि आपको गोरखपुर का कितना साथ मिला और आपकी जिस तरह से रुचियाँ रही हैं, रुझान रहा है, कितनी दिक्कतें आई। कभी आप लिखती हैं, कभी ब्लड डोनेट करती हैं, कभी मंच पे एंकरिंग करती हैं, तो इन सब चीज़ों में किस तरह की पाबंदियाँ लगी? एक लड़की होने के नाते आपको क्या-क्या दिक्कतें आईं? मैं अपनी बात कंटिन्यू वहीं से करूँगी कि फिर कुछ टाइम बाद मुझे ये था कि मुझे ब्लड देना है। एंड मैंने फिर चुपके से ब्लड दिया था पहली दफ़ा। मैंने नहीं पूछा, क्योंकि जब मैंने पूछा था तो मना हुआ था, तो मुझे लगा कि नहीं। और एक बहुत ही सीरियस पेशेंट था, मुझे कौन थे मुझे उनके बारे में नहीं पता, कोई फीमेल थी। और मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे मेरे एक स्टेटस लगा था कि इनको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट नीड है, एंड एक नंबर दिया हुआ था। फिर मैंने फ़ौरन कॉल करा और पूछा, तो उनके बेटे थे सामने से और वो बेतहाशा रोए जा रहे थे। और वो रोना उनका इतना मतलब अजीब सा मुझे टीज़ बन के मेरे अंदर लगा। मैंने कहा मैं तुरंत आ रही हूँ, आप परेशान ना हो। फिर मैं फ़ौरन गई, किसी से नहीं पूछा, मैंने ब्लड दे दिया। ब्लड दे के मैं आई और आराम से फिर अपने घर। सेकेंड डे मैंने कहा कि मम्मी मैंने ब्लड दे दिया। एंड मम्मी शॉक, क्या? मैंने कहा हाँ ऐसी ऐसी बात है। एंड अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि आज के वक्त में ऐसा हाल है कि मेरे पेरेंट्स खुद भी रेडी हैं ब्लड देने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। और हाँ, परेशानियों की बात करूँ तो यकीनन एक बेटी होने के नाते परेशानियाँ होती हैं। एंड मुझे लगता है कि मेरी परेशानियों में मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स ने सहा है, क्योंकि मुझ तक कोई चीज़ बहुत बाद में आई, उन तक पहले आई। और पहले इन द सेंस इस चीज़ में आई कि जब मैं हुई है ना, तो सबने कहा कि बेटी है बेटा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बच्ची थी मैं, तो बड़ी अच्छे तरीके से तरबियत दी। लेकिन एक टाइम आने के बाद जब मैं थोड़ी बड़ी होने लगी, लाइक 8th 9th स्टैंडर्ड तक, तो मैं सूट नहीं पहनती थी। मैंने सूट अपना मैं जानती हूँ कि मैं ग्रेजुएशन में गई थी तब जाके मैंने पहला सूट पहना होगा। तो वो चीज़ें बार बार उन्हें पिंच करी जाती थी, बेटी है शलवार कमीज़ में रखो, बेटी है शलवार कमीज़ में रखो। तो पापा सेड कि मेरी बच्ची को मैंने अपने लिए पैदा किया है, तो इसे रखने दीजिए जैसे मैं रखता हूँ। और बात रही कल को क्या होगा, तो कल को भी जो होगा वो मुझे ही झेलना है। तो बेटियों को पंख दो, उन्हें उड़ने दो। ये हम कलमकार ये चीज़ें लिखते हैं। तो शाहीन, हम नेक्स्ट बातचीत आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक शायरी हो जाए। चलिए ठीक है, आप सबके लिए आप सबको रजिस्ट करती हूँ कि तुम्हें खबर नहीं शाहीन क्या है तुम्हारे लिए, तुम्हें खबर नहीं शाहीन क्या है तुम्हारे लिए, ये इश्क रोग नहीं दवा है तुम्हारे लिए।
शाहीन, जिस तरह की शायरी आप करती हैं, मैंने एज ए स्टेज परफॉर्मर भी आपको देखा है, और जो आपका शायरी का अंदाज़ है वो बिल्कुल ये इस तरह का है कि कोई तो है, वो ख़्यालों में, कल्पनाओं में, एक कलमकार कल्पना करता है, लिखता है, और पत्रकारिता भी इसी तरह की चीज़ है, चूँकि आप एंकरिंग से भी जुड़ी हुई हैं। तो वो कैसे एहसास वो कैसे ला पाती हैं अपने सामने कि हाँ, किसी के लिए किसी को डेडिकेट कर रही हैं, या किसी को ख्यालों में रख कर लिख रही हैं। और उच्चारण बहुत मायने रखता है, और आपका उच्चारण बहुत अच्छा है, उर्दू ज़बान बहुत अच्छी है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। इस प्रोनाउंसिएशन पे वाकई में बहुत सारा काम हुआ है। जब शुरुआत के आप देखेंगे वीडियोस, तो मैं भी बड़ा वो अभी देखती थी, यार ये क्या कर रही थी मैं ऐसा था। लेकिन हाँ, इसके लिए मैं अपने उस्ताद हैं उनको इसका क्रेडिट देना चाहूँगी। वो आते थे पढ़ाने के लिए, हालांकि उनका इस फील्ड से कोई लेना देना नहीं था। तो वो जब आते थे पढ़ाने के लिए, तो मेरी एक शुरू से आदत रही है कि मैं सिर्फ कोई चीज़ करती नहीं हूँ जब तक उसके तह में ना घुस जाऊँ। तो ऐसा ही होता था, वो अगर कुछ कहते थे कि हाँ ये कहो, तो ऐसा नहीं कि ये कहो, कैसे कहो ये बताइए। तो ये था, तो उस टाइम में तो बड़ा परेशानी होती थी। लेकिन हाँ, उन्हीं की देन है कि आज ये जो आप कह सकती हैं तलफ़्फ़ुज़ है, वो इस तरीके से आप सबके सामने है। और वाकई में आप सबने प्यार भी बहुत दिया, शहर ने बेइंतहा प्यार दिया, जिसके लिए मैं बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ शहर का। तो ये ऐसे ही शुरू हुआ, इसी तरीके से। शाहीन, जब मैंने आपको पहली बार देखा था, तो आप परफॉर्मेंस के बाद आपको पुरस्कृत किया जाना था, आपको स्टेज पे बुलाया गया और आपको पुरस्कार दिया गया, नारी सम्मान करके था। इस तरह के दर्जनों पुरस्कार आपके नाम है। कौन सा वो पुरस्कार है जो आपके दिल के करीब है और जिसे पा करके आपका उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ा? इसके लिए आपका शुक्रिया कि आपने इसका ज़िक्र कर दिया। जी, नारी सम्मान, यूथ आइकॉन, रक्तदाता, युवा समाज सेविका, ऐसे दर्जनों पुरस्कार मुझे मिले, जिसमें एक ऐसा पुरस्कार ना जो मेरे दिल के करीब है, जिस बारे में मैं बताना चाहूँगी, वो मुझे नहीं मिला था। वो इस शहर में दिया गया था मेरे पेरेंट्स को। और वो पुरस्कार इसलिए था कि उन्होंने एक अच्छी परवरिश करके शहर को एक ऐसी बेटी दी है। और वो दिन था जब पहली दफ़ा मैंने देखा था कि मेरी मम्मी रो रही थी, है ना। शी वॉज क्राइंग एंड शी आस्क्ड टू मी, शुक्रिया बेटा। तो वो एक टाइम, वो एक लम्हा जब मैं सोचती हूँ ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा और अंदर से कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि नहीं नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो वो एक बहुत अच्छा मोमेंट था मेरी लाइफ का। अभी तो बहुत कुछ करना है। शाहीन, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि न सिर्फ सपने देखती हैं बल्कि सपनों में जीती हैं। शाहीन, अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, और उसके लिए एक अलग सी दुनिया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि क्या ख़्याल है? मैं बताऊं कि उसकी जर्नी भी मेरी ऐसी जर्नियों की तरह शुरुआत हुई थी। हुआ कुछ यूँ कि सारे काम काज के दौरान में आया कोविड, जिसने सबको घर में बैठाया। उसमें मैं भी एक थी, मैं भी घर में बैठी थी। कोविड के ही जस्ट बाद, एक साल के बाद में, एक इंस्टीट्यूशन था, उसने एक इंटरव्यू सेशन रखा था स्कॉलरशिप के लिए और यूपीएससी के लिए, वो कैंडिडेट्स ले रहे थे। तो मैं ऐसे, वो भी फ़ोन पे ही मैं सर्च कर रही थी, तो देखा मैंने, तो मैंने मम्मी से कहा कि अरे आपको पता है कि इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन है जो इंटरव्यू बेसिस पे ये कर रहा है, बच्चों को सेलेक्ट कर रहा है एंड अपने यहाँ वो एजुकेट करेगा। तो मम्मी सेड कि अच्छा है, जाके इंटरव्यू दो। तो मैंने कहा आपको पता है, मतलब वो यूपीएससी के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं मम्मी, कुछ भी कहती हैं आप। तो मम्मी ने एक बात कही, चूँकि मैं कारपोरेट सेक्टर में भी जॉब कर चुकी हूँ, एज अ एचआर मैनेजर मैं रह चुकी हूँ। तो जब मैं कारपोरेट सेक्टर में थी तो इंटरव्यूज़ लेने के लिए मैं ही जाया करती थी। तो मम्मी सेड कि मुझे इतना पता है कि जो इंटरव्यू ले सकता है वो इंटरव्यू दे भी सकता है, तो तुम जाओ और दे के आओ। मैंने कहा वही अगली सुबह है मम्मी। उन्होंने कहा जाओ, बेफिक्र रहो, रात में सो आराम से, तुम जाओ। मैं गई अगली सुबह, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू दे के आई तो मैं बड़ी दुखी थी। एक होता है ना कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत ये, तो मुझे लगा नहीं दिया मैंने ऐसा अच्छा। तो मैं घर आ गई, मम्मी से क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही, जाने दो, कुछ नहीं होगा मम्मी, कोई होप नहीं रखना। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ तजुर्बा तो हुआ होगा ना। मम्मी का एक हमेशा यही एक बड़ा अच्छा सा लाइन होता है कि तुम कुछ भी करो, अगर आगे बढ़ी तो जो वहाँ बढ़ती हो वहाँ पे क्या है ये देखने को मिलेगा, और अगर नहीं बढ़ी तो तजुर्बा तो करोगी ना कि क्यों और कहाँ पे तुम्हारी लैकनेस रह गई। तो यही कह के उन्होंने उस रात में हमें सुलाया और हम सो गए। सेकेंड डे कोई कॉल नहीं आई एंड मैं एकदम ओके थी, नहीं कोई सिलेक्शन नहीं है, हुआ ही नहीं इंटरव्यू, तो सिलेक्शन कैसे। दूसरे दिन उसके फ़ोन आया एंड सामने से ये कहा गया कि आपको 80% की स्कॉलरशिप मिली है। एंड पहला जो सवाल था वो व्हाट
सच में? उधर से आया, हाँ सच में, और आके आप एडमिशन लीजिए इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ से यूपीएससी की जर्नी शुरू हो गई। मुझे बहुत बार लोगों ने कहा था कि आप सिविल की तरफ आइए आइए, लेकिन मुझे ये था कि नहीं, बहुत पढ़ना है। और सच बताऊँ तो कोविड के पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं अपने घर पे इतने समय के लिए बैठी हूँ। मतलब एक सुबह से निकलना, शाम हो जाना, पढ़ाई, काम, ये सारी चीज़ें एक साथ मेरी लाइफ में चलती रही। तो वो चलते ही चलते कभी ऐसा मौका नहीं है। लेकिन कोविड में जब बैठी तो मुझे लगा कि हाँ, हम बैठ भी सकते हैं, काफ़ी टाइम तक घर में रह सकते हैं। तो जब उन लोगों ने ये ऑफ़र करा तो मुझे लगा कि क्या ही किया जाए। फिर सारे लोगों से जो भी थे अपने, उनसे मैंने फिर मशवरा करा। तो सबने कहा कि नहीं, अगर सामने से मौका आ रहा है तो एक बार ट्राई करके देखो। तो ये यूँ शुरू हो गई यूपीएससी जर्नी। शाहीन, आपसे बातचीत इतनी दिलचस्प है कि लग रहा है ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, लेकिन वक्त तो चला है एक शायरी का। चलिए, आपके लिए एक शायरी की, हाले दिल इसको सुनाने की इजाज़त दीजिए, हाले दिल इसको सुनाने की इजाज़त दीजिए, वरना शाहीन को जाने की इजाज़त दीजिए। सिर्फ बेटों के हुनर आपको दिखते हैं फ़कत, सिर्फ सिर्फ बेटों के हुनर आपको दिखते हैं फ़कत, बेटियों को भी दिखाने की इजाज़त दीजिए। शाहीन को जाने की इजाज़त दीजिए, बिल्कुल आपकी शायरी में ये था। इजाज़त तो बिल्कुल है, लेकिन उसके पहले हम जानना चाहेंगे कि गोरखपुर के बारे में, पूर्वांचल के बारे में, जो यूथ जो सपने देखता है आपकी तरह और चाहता है आगे बढ़ना, और बेटियां, जिस तरह के तमाम दिक्कतें आपको आई पर आपके साथ पेरेंट्स का सपोर्ट था, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ हो, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? अपने अनुभवों को साझा करिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगी। जैसे मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं एंड ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी आप जैसी हो जाए, है ना? बहुत सी बच्चियाँ आती हैं जो कहती हैं कि आप आइडल हैं हमारी, ऐसा होता है। अगर बच्चियाँ सामने से ये कहती हैं कि हमें आप जैसा होना है, तो सो फॉर सो गुड है, आप हो जाए। लेकिन जब पेरेंट्स ये कहते हैं तो मैं उन्हें हमेशा ये मशवरा करती हूँ कि नहीं, शाहीन जैसी क्यों? बिल्कुल भी नहीं। हर इंसान में अल्लाह ताला ने एक कुछ ना कुछ काबिलियत डाली है ना? तो आप अपने बच्चे की उस काबिलियत को पहचानिए। अगर कुछ साल पहले मेरे पेरेंट्स ने ये कहा होता कि मुझे इनकी जैसे बनाना है, तो फिर शाहीन नहीं होती। तो बच्चों के उस टैलेंट को समझिए और समझकर उस टैलेंट पे काम करके उस बच्चे को आगे बढ़ाइए। दूसरी तरफ वो युवा जो माई लाइफ माई रूल वाले चीज़ों पे चल रहे हैं, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हमेशा सपने वो देखिए जिसमें अपने शामिल हों। बिना अपनों के अगर कोई सपना है तो यकीन जानिए शायद वो मुकम्मल तो हो जाए, लेकिन सुकून नहीं देगा। तो इसलिए युवाओं से भी ये गुजारिश है और पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है कि आपस का तालमेल जो है उसे ज़रूर बना कर रखें। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। सपने वो देखिए जिसमें आपके अपने हों, ये कहना है शाहीन शेख जी का। शाहीन के ज़िंदगी के दिलचस्प पहलुओं के बारे में आपने जाना। शाहीन न सिर्फ सपने देखने में विश्वास रखती हैं, बल्कि उनको जीने के लिए अपना जी तोड़ प्रयास कर रही हैं, और अभी आपको बहुत आगे जाना है। हमारी ढेर सारी मुबारकबाद शाहीन आपको, और बेहद दिलचस्प पहलू ज़िंदगी का आपका है, और ऐसे ही और दिलचस्प शख्सियतों से मिलने के लिए देखते रहिए NB न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।